हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और कैसा मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करता है जीपीसीआर रिसेप्टर, उसके बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। यह वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप CSIR नेट, IIT जेम, गेट, ICAR, ICMR, BSc और MSc की पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GPCR के रिसेप्टर के बारे में। तो यह रिसेप्टर जो है सेल सरफेस रिसेप्टर है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है, लोकेटेड होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है। और इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होते हैं, जो कि जी प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। इसीलिए हमको इस रिसेप्टर को जीपीसीआर कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो रिसेप्टर हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। और ये प्रोटीन कहाँ पर एसोसिएटेड होता है? साइटोप्लाज्मिक डोमेन में। और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में आप पाएंगे कि रिसेप्टर्स होते हैं और ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन भी होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि नॉर्मली जो प्रोटीन जी प्रोटीन है, इसके 3 सब यूनिट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर ये अल्फा सब यूनिट जीटीपी से बाउंड है तो यह जी प्रोटीन इनएक्टिव है। और अगर कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जीपीसीआर पर बाइंड हो जाता है, तो उस परिस्थिति में ये अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन जीटीपी से बाउंड हो जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यह अल्फा प्रोटीन एक तरह का जीटीपीएच भी है। जब रिसेप्टर के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम नहीं करेंगे या मौजूद नहीं रहेंगे, तो उस परिस्थिति में यह जीटीपी ट्रांसफॉर्म हो जाता है जीटीपी में और यह इनएक्टिव हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा क्या कि जैसे ही अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल जीपीसीआर पर बाइंड करते हैं तो आपके अल्फा सब यूनिट जीटीपी से बाउंड हो जाते हैं। और इस परिस्थिति में आप पाएंगे कि एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट और एक्टिवेटेड बीटा कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अल्फा सब यूनिट में जीडीपी बाउंड है तो क्या कहेंगे कि यह जी प्रोटीन क्या है, ऑफ है। और दूसरी परिस्थिति में अगर ये जीटीपी से बाउंड है तो यह ऑन हो गया, मतलब काम करने लगा। और काम करने लगा, साथ ही साथ ये बीटा गामा कॉम्प्लेक्स यूनिट इसे डिसोसिएट हो गया, मतलब अलग हो गया। लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में सारे सब यूनिट अल्फा बीटा गामा जब जीटीपी से बाउंड है तो साथ में रहते हैं। और यह जीपीसीआर रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। और महत्वपूर्ण बात है कि यह जो फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर का, लार्जेस्ट फैमिली है। बहुत सारे इसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं डिफरेंट तरह के, और यह प्रिफरेंटली क्रियोटिक सेल में पाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, डोमेन होते हैं। कभी कभी इसको हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। और मैंने बता चुके हैं इसके बारे में कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में जी प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं। और जी प्रोटीन में कितने सब यूनिट होते हैं यह भी पूछा जा सकता है, अल्फा बीटा गामा। और ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि अल्फा सब यूनिट में अगर जी डी पी बाउंड है तो यह ऑफ है, काम नहीं कर रहा है, जी प्रोटीन इनएक्टिव है।
और जब जीटीपी बाउंड हो जाएंगे तो यह प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। चलिए आगे और हम देखते हैं और समझते हैं। वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में हो सके। अब बात करते हैं कि जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर पर बाइंड किए तो आपके एक्टिवेटेड जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आप पाएंगे कि आपका ये जो अल्फा सब यूनिट है जो जीटीपी से बाउंड है, एडाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडाइलेट साइक्लेज को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और जब एडाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है तो ये करता क्या है कि साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि जी प्रोटीन के 30 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और जब अल्फा प्रोटीन जीटीपी से बाउंड होता है तो क्या क्या करता है? पहला काम करता है एडाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका काम क्या है? एंजाइम है। ये करता क्या है कि साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, एटीपी की मदद से साइक्लिक एएमपी में बाइंड करता है। दूसरे जो काम है अल्फा जीटीपीएच के, जो फास्फोलाइपेज सी के एक्टिवेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। और बीटा गामा सब यूनिट जो कि जी प्रोटीन के पार्ट है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो हमने देखा क्या कि साइक्लिक एएमपी जब सेल में बढ़ जाता है, कब? जब जीपीसीआर रिसेप्टर बाइंड के डायलेट साइक्लेज। तो इस परिस्थिति में यह मॉलिक्यूल जो सीएमपी है आपको पीके प्रोटीन काइनेज सब यूनिट, प्रोटीन काइनेज सब यूनिट से बाइंड करता है। कौन सब यूनिट से? इसके दो यूनिट हैं, एक क्या है रेगुलेटरी सब यूनिट और एक क्या है कैटेलिटिक सब यूनिट। तो जैसे ही सीएमपी साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है रेगुलेटरी सब यूनिट से, आप देख सकते हैं, तो आपका जो कैटेलिटिक डोमेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। और कहाँ मौजूद होता है? अभी तक साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है। तो हमने देखा क्या, अगर सरल भाषा में अगर फिर से हम ब्रीफ कर ले तो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड किया, जी अल्फा प्रोटीन जीटीपी से एक्टिवेट कर रहा है डायलेट साइक्लेज को और ये सीएमपी का प्रोडक्शन किया एटीपी से, और यह इनएक्टिव काइनेज से रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड होके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब अगली कहानी है कि आपका प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेट हो गया, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद था, वो करता क्या है? वो फास्फोराइलेट करता है सीआरईबी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज आपका साइटोप्लाज्म से कहाँ मूव कर रहा है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये मूव कर रहा है। और ये करता क्या है? इनएक्टिव सीआरएबी को फास्फोराइलेट करता है। इनएक्टिव सीआरएबी को फास्फोराइलेट करता है और ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। सही में? तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है किस फॉर्म में सीआरबी एक्टिव होता है? तो फास्फोराइलेटेड फॉर्म। किसके द्वारा फास्फोराइलेशन किया जाता है? प्रोटीन काइनेज ए के द्वारा। और यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन काइनेज ए कैसे एक्टिवेट होता है? तो इसको साइक्लिक एएमपी अगर बाउंड करता है इनएक्टिव रेगुलेटरी पार्ट को तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लिक एएमपी क्या है? तो ये सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल हैं जो कि जनरेट होते हैं जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आपका एक्टिव सीआरएबी हो गया, सीआरएबी है क्या? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि साइक्लिक एएमपी रिस्पांस बाइंडिंग प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी रिस्पांस बाइंडिंग प्रोटीन है। अब इसमें होगा क्या कि जब एक बार फास्फोराइलेशन हो गया तो सीबीपी जो कि प्रोटीन है, जो कि कोएक्टिवेटर है, जो सीआरईबी के साथ बाइंड करता है, फास्फोराइलेटेड फॉर्म के साथ बाइंड करता है। और ये सीआरबी बाइंडिंग एलिमेंट डीएनए के प्रमोटर रीजन में बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है जीन के ट्रांसक्रिप्शन को और
टारगेट जो CMP डिपेंडेंट टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली एक्टिवेशन के बाद जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर इसका प्रोटीन बनता है। तो हमने देखा क्या कि एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज फास्फोराइलेट करता है CREB को और CREB CBP प्रोटीन की मदद से, जो कि को एक्टिवेटर है, ये प्रमोटर को एक्टिवेट करने का काम करता है। चलिए, तो हमने एक बात तो सीख लिया कि एडाइलेट साइक्लेज वाले पार्ट को तो हम समझ लिए। अब दूसरा काम क्या करता है कि मान लीजिए कभी कभी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर बाइंड करते हैं GPCR को, तो जैसा कि अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट किया और अल्फा सब यूनिट एक्टिवेटेड के बाद तो हमने पहले पार्ट को देखा था, उसमें डाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया था। अगर वो एक्टिवेट करता है तो साइक्लिक MP का प्रोडक्शन और PK के थ्रू को एक्टिवेट और CREB को मतलब फास्फोराइलेट करता है। चलिए, दूसरी स्थिति क्या है कि ये G प्रोटीन आपको फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर सकता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम फास्फोलाइपेज जब हो जाता है एक्टिवेट, तो ये करता क्या है कि फास्फोटिटोल आइनोसिटोल 4,5 जो बिसफास्फेट है उसको ब्रेक डाउन करता है। क्या चीज में ब्रेक डाउन करता है? आपको डाई एसाइल ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है और IP3 में ब्रेक डाउन करता है। ये काफी कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं कि फास्फोलाइपेज C करते क्या है। तो फास्फोटिटोल आइनोसिटोल 4,5 फिश फास्फेट जो कि मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं, इनको क्लीवेज करने का काम करता है और डाइएसाइल ग्लिसरॉल और IP3 का निर्माण करता है। DAG अभी भी मेम्ब्रेन में स्टक है और IP3 बेसिकली एक तरह का ये लाइगेंड है। और किसके लिए लाइगेंड है? जो ER मेम्ब्रेन पर कैल्शियम चैनल है, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल है। तो जैसे ही IP3 अगर इसमें बाइंड करते हैं, IP3 मॉलिक्यूल्स अगर बाइंड करते हैं तो ये चैनल खुल जाता है और साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। साइक्लिक में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ देखा क्या कि IP3 जो कर क्या रहा है, IP3 बेसिकली कर रहा है क्या कि कैल्शियम चैनल को खोलने का काम कर रहा है। IP3 कैल्शियम के जो मेम्ब्रेन प्रोटीन पर चैनल है उसमें बाइंड करके कैल्शियम को खोलने का काम कर रहा है। दूसरा काम अब देखते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल का क्या है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल को क्या करता है? एक्टिवेट करता है फास्फोकाइनेज C को, PKC को काइनेज को एक्टिवेट करता है और बाद में यह किसी भी सेलुलर प्रोटीन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ ये कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेटेड PKC के लिए, जो कि कैल्शियम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है तो एक्टिवेटेड होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि DAG क्या है? DAG सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है। IP3 भी सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि सिग्नल बाउंड से जनरेट हुआ है। फास्फोलाइपेज C का काम क्या है? ब्रेक डाउन करता है फास्फोटिटोल आइनोसिटोल 4,5 बिसफास्फेट को और कन्वर्ट करता है, क्या चीज में कन्वर्ट करता है? डाइसाइल ग्लिसरॉल में, और आपके IP3 में जनरेट करता है, IP3 में जनरेट करता है। अब आगे बात करते हैं कि और क्या एडिशनल रोल है DAG का। एक रोल तो हमने देख लिया कि एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज का सिंथेसिस करता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज की सिंथेसिस करता है डाइसाइल ग्लिसरॉल। दूसरा काम क्या है कि डाइसाइल ग्लिसरॉल क्लीव्ड होता है, मेम्ब्रेन में क्लीव्ड होने के बाद रिलीज करता है आर्किडोनिक एसिड, जो कि या तो मैसेंजर का काम करता है या इसका सिंथेसिस इकोनोइड्स का सिंथेसिस में यूज होता है। और ये मॉलिक्यूल बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं पेन ऑन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। किसी भी सेल में अगर पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आर्किडोनिक एसिड आइकोसनोइड्स का अमाउंट बढ़ गया है। और कभी कभी आप जो एस्प्रिन लेते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, ये करता क्या है?
ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल। ये जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है आर्टेनोइक एसिड और इकोसोनोइड्स के रोकने का काम करता है, इसके सिंथेसिस को रोकने का काम करता है। अब बात करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या रोल देख लिया। हमने देख लिया अल्फा जीटीपी का रोल देखा, जी प्रोटीन का, जो एडाइलेट साइक्लेज को और फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, और उसके काम को भी हमने देखा। अब बात करते हैं कि बीटा गामा सब यूनिट जी प्रोटीन का क्या काम है, क्या रोल है बीटा गामा सब यूनिट जी प्रोटीन का। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके बायोलॉजी सब्सक्राइब करना चाहिए, जहां पर बिल्कुल सरल भाषा में बायोलॉजी को पढ़ाया और समझाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो देख सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस को क्लब को जरूर ज्वाइन करें, और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीटा गामा सब यूनिट का क्या काम है। तो बीटा गामा सब यूनिट जब एक्टिवेट होता है, मैं इस यूनिट की बात कर रहा हूं, जीटीपी के तो बात तो हमने कर लिया, या तो डाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा या फास्फोलाइपेज सी को करेगा, और दोनों के काम को भी हमने देखा। अब बात करते हैं कि ये जी बीटा गामा प्रोटीन क्या करता है। ये पोटेशियम चैनल जो कि हार्ट मसल सेल पर मौजूद हैं, वहां पर इस चैनल को ओपन करने का काम करता है। हार्ट के मसल सेल में जो पोटेशियम चैनल है उसको ओपन करने का काम करता है। साथ ही साथ ओपन होने से यह सेल को डिपोलराइज होने में मदद करता है, स्टॉप करने में, डिपोलराइजेशन ऑफ सेल को स्टॉप करने में मदद करता है। और इससे होता क्या है कि एक तरह का इनहिबिटरी इफेक्ट है एसिटाइलिन कोलिन डिपेंडेंट। एसिटाइलिन कोलिन के फंक्शन को इनहिबिट करने का में ये मदद करता है बीटा गामा सब यूनिट हार्ट मसल सेल पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।